गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हीमोलिटिक एनीमिया। तो हीमोलिटिक एनीमिया क्या है, इसके बारे में हमने पहले ही पार्ट में चर्चा कर दिया था। हीमोलिटिक एनीमिया, उसकी डिफिनेशन, कैसे काज करता है, कैसे मतलब वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में कर दी थी। और फर्स्ट पार्ट में चर्चा हुई कहाँ तक थी कि डिफेक्ट इनसाइड द आरबीसी, मतलब आरबीसी के अंदर कुछ कमी हो, उसके बाद जो हमें मतलब जो हमें एनीमिया होती है, वहाँ तक हमने चर्चा कर दी थी। आज हम बात करेंगे हीमोलिटिक एनीमिया का जो पार्ट है, डिफेक्ट आउटसाइड द आरबीसी, मतलब कुछ गड़बड़ी हो कहाँ, डिफेक्ट ऑफ आउटसाइड द आरबीसी, आरबीसी के बाहर। तो ऐसी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डिफेक्ट आउटसाइड द आरबीसी कैसे हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है, डिफेक्ट आउटसाइड द आरबीसी। डिफेक्ट आउटसाइड द आरबीसी में क्या होगा कि द रेड सेल आर नॉर्मल बट द लाइफ स्पैन इज शॉर्टन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें क्या होगा कि जो आरबीसी बनेगी वह नॉर्मल होगी, आरबीसी बनेगी नॉर्मल बनेगी, बट कंडीशन क्या है कि जो इसका लाइफ स्पैन है वह छोटा होगा। मतलब छोटा होने का मतलब कि हम जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वह 120 डे होता है। तो यह 120 डे से कम लाइफ स्पैन अपना मतलब यह लाइफ स्पैन होगा इसका। जैसे कैसे हो सकता है कि 60 डे हो सकता है, 70 डेज हो सकता है, 80 90 हो सकता है, बट 120 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यह 120 से कम होगा तो ही मतलब डिफेक्ट आउटसाइड आरबीसी। अब कम होगा क्यों? आरबीसी के बाहर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ खराबियां हैं, जिसके कारण से यह नॉर्मल आरबीसी को तोड़ दे रहा है और हमें एनीमिया काज कर रहा है। तो नॉर्मल आरबीसी को किस कंडीशन में तोड़ रहा है और कैसे तोड़ रहा है, इस और मतलब ऐसी क्या कमी हो सकती है कि जो नॉर्मल बनी हुई आरबीसी को तोड़ दे, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है, सबसे पहले हम अपनी चर्चा इम्यून सिस्टम पे करते हैं। जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम होता है वह उसका काम क्या है, तो उसका काम आप सभी लोग जानते हैं कि कहते हैं कि बहुत से लोग, क्या जाहिर सी बात है, कहा ही जाता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह रोगों से लड़ता है। अब मतलब जिसका इम्यून सिस्टम जितना ही स्ट्रांग होता है उसे कम से कम बीमारियां होने की चांस रहती है, या तो ना के बराबर होता है, वह बहुत ही कम बीमार पड़ता है जिसका इम्यून सिस्टम सही होता है। अब इम्यून सिस्टम का वर्क क्या है, तो इम्यून सिस्टम जो है वह हमारे बॉडी के जो फॉरेन पार्टिकल है, मतलब जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, इनसे यह प्रोटेक्ट करता है, इनसे लड़ता है, उन्हें किल करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमें कोई डिजीज या कोई भी बीमारी हमें नहीं होने देती हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। कब? जब इम्यून सिस्टम सही होता है। यही खुद का इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो मतलब खुद, मतलब सेल्फ मतलब खुद का हमारा, और इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी या कुछ डिसऑर्डर या मतलब कोई ऐसी अराजकता आ जाए, उसे जो डिफेक्ट कर दे और यह पहचान ना कर पाए कि यह जो मतलब यह पहचान ना कर पाए कि हमारे बॉडी का पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में है, तो यह फॉरेन पार्टिकल आरबीसी को यह फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी कारण से ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और आरबीसी को तोड़ने लगता है, जिसके कारण से जब आरबीसी को खुद का हमारा इम्यून सिस्टम तोड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो अधिक से अधिक इम्यून सिस्टम आरबीसी को तोड़ देगा, तो हमें एनीमिया होगी। क्यों? जब आरबीसी टूटेगी, जाहिर सी बात है, हमारे अंदर ब्लड जो आरबीसी का नॉर्मल रेंज है उससे मतलब उसका नॉर्मल रेंज रह ही नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, हमारे अंदर ब्लड की कमी होगी, तो हमें एनीमिया होगा। तो इस एनीमिया को कहते क्या है, तो उस एनीमिया को कहते हैं इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया मतलब इसमें ऑटो इम्यून जो हमारा है वही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ऑटो इम्यून डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब ऑटो इम्यून जो है इसको डिसऑर्डर हो जाते हैं, या ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा डिसऑर्डर हो जाएगा या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण से यह आरबीसी की पहचान नहीं कर पाता है और कि आरबीसी हमारे बॉडी का पार्टिकल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है। ऐसे यह फॉरेन पार्टिकल समझ के तोड़ने लगता है और जिससे हमारे अंदर ब्लड की कमी होती है और हमें एनीमिया होता है। इस प्रकार की जो एनीमिया होती है इसे इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं।
उसके बाद में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जो तोड़ती हैं आरबीसी को। कुछ पैरासाइट इनसाइड द बॉडी हो सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी हो सकते हैं। और उस कंडीशन में जो पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम जो होता है वह मलेरिया को जो कॉज करता है, वह मलेरिया नामक बीमारी में भी हमारी जो आरबीसी होती है यह आरबीसी टूटती है। और जो बैक्टीरियल से भी जो क्लास्ट्रीडिया है उसमें भी हमारी आरबीसी टूटती है। ड्रग इंड्यूस मतलब जैसे कि कहा जाता है ना कि मतलब आम लैंग्वेज में कि मतलब ड्रग का सेवन करने पे या मतलब दवा खाने से खून जलता है। तो खून जलने का भी मतलब वो यहीं पे है कि आरबीसी टूटेगी। अगर कोई हमें बीमारी है, हम दवा खा रहे हैं, या मान लीजिए कोई एक लंबे टाइम से हमें दवा चल रहा हो, तो उसमें भी आरबीसी हमारा डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण से एनीमिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बढ़ने की कंडीशन में भी आरबीसी टूटती है, उस कंडीशन में हो सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी चीज़ें हैं जो आउटसाइड द आरबीसी हैं, जो आउटसाइड से आरबीसी को डिफेक्ट करते हैं। तो आउटसाइड से आरबीसी को डिफेक्ट करते हैं। अब लेबोरेटरी फीचर्स क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लेबोरेटरी फीचर्स ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। तो लेबोरेटरी फीचर जैसे कि मतलब मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी सिम्टम्स डॉक्टर को बताते हैं कि हमें यह प्रॉब्लम है, और डॉक्टर क्या करता है कि मतलब वह उस चीज़ की जांच लिखता है। तो हम जांच या तो हॉस्पिटल में करवाएंगे या तो हॉस्पिटल से बाहर किसी अदर जगह करवाएंगे। तो अदर जगह करवाते हुए हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम जांच कहाँ पे करवाएंगे। तो जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, जब हम लैब में जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल को या अदर किसी लैब में जाते हैं, तो जो टेक्नीशियन होते हैं वह हमारे इस ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद वह लैब उसकी जांच करते हैं। उस जांच में वह देखते क्या क्या है उस ब्लड में, कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा, पीसीबी भी कम रहेगा, आरबीसी भी कम रहेगा। इस सब का जो काउंट करेंगे जब, तो ये सब कम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में, तो हमें बताया था कि जो हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है वह एबनॉर्मल तरीके से हो या तो मतलब डिक्रीज हो या तो एबनॉर्मल तरीके से हो। तो जब हीमोग्लोबिन का जो मतलब सिंथेसिस होता है वह सही तरीके से नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा या तो कम होगा एचबी का सिंथेसिस, तो जाहिर सी बात है जब उसे हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होगा। उसके बाद पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम होगा। आरबीसी, जाहिर सी बात है आरबीसी का ही यहाँ पे पूरा ही मसला ही आरबीसी का है। आरबीसी टूट रही है तो जाहिर सी बात आरबीसी टूटेगी किसी भी कंडीशन में, चाहे तो इनसाइड हो या तो आउटसाइड हो, तो आरबीसी टूट ही रही है तो जाहिर सी बात है आरबीसी का नंबर कम होगा। तो यहाँ पर भी आरबीसी कम होगी। और क्या है, लाइफ स्पैन जो होती है आरबीसी के 120 डेज नहीं रहेगा, कम रहेगा, अभी देखने को मिलेगा। रेटिकुलोसाइट काउंट भी इंक्रीज, रेटिकुलोसाइट जो होता है उसकी जो काउंट है वह इंक्रीज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी कम रहेगा तो जो बोन मैरो होता है वह कंपनसेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस को 6 to 8 टाइम बढ़ा देता है, और न्यू और नॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस करता है हमारा बोन मैरो। तो जाहिर सी बात है रेटिकुलोसाइट काउंट यहाँ पे इंक्रीज दिखेगा। तो हमने डिफेक्ट ऑफ आउटसाइड में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, कैसे डिफेक्ट करता है आउटसाइड में आरबीसी को, वह सब चर्चा कर ली। लेबोरेटरी फीचर्स की भी बात हमने कर ली। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है कि जब हम जाते हैं, जब हम अपनी जांच करवाने लैब में जाते हैं, तो जो मतलब टेक्नीशियन होते हैं वह हमारे ब्लड सैंपल को कलेक्ट ही कर लिए। उसके बाद वह क्या करते हैं, 2 स्लाइड लेते हैं, नॉर्मली 2 स्लाइड लेते हैं। स्लाइड पे 1 ड्रॉप ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उसे अप टू डाउन मतलब नीचे की तरफ दूसरी वाली स्लाइड को करते हैं। एक स्लाइड पे ब्लड लिए हैं 1 ड्रॉप, और दूसरी स्लाइड को ऊपर रख के नीचे की तरफ लाते हैं, और उस पर टंग शेप में ऐसे उसमें एक टंग शेप में ऐसे बनता है, स्मेयर बनेगा टंग शेप में। और टंग शेप में स्मेयर बनने के बाद में उसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग क्या है, तो स्टेनिंग कई बीमारी मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार की स्टेनिंग होती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पे स्टेनिंग को नहीं बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक बताना जरूरी है कि हम स्मेयर बनाते कैसे हैं। तो स्टेनिंग करते हैं, वो सब टेक्नीशियन का काम होता है स्टेनिंग करना। स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद में उसको माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में वो देखते क्या है, एग्जामिनेशन जब करते हैं माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी में देखेंगे क्या कि एनोसाइटोसिस भी देखते हैं, मतलब जो आरबीसी की साइज होती है वह अलग होती है। उसके बाद में पॉइक्यूलोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है कि जो आरबीसी का शेप होता है वह शेप भी अलग होता है, एक जैसे नहीं हो सकते हैं।
और पॉलीक्रोमेसिया भी देखने को मिलता है कि जो आरबीसी की कलर होती हैं वे कलर काफ़ी डिफेक्ट होते हैं, एक जैसे कलर नहीं दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रकार की मतलब अलग अलग जितनी भी आरबीसी होती हैं अलग अलग कलर की दिखाई देंगी। उसके बाद में फर्मेंटेशन आरबीसी भी देखने को मिलेगा। फर्मेंटेशन आरबीसी का मतलब होता है कि टूटी हुई आरबीसी भी दिखाई देंगी। उसके बाद सिकल सेल भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जब हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं, उसके बाद में हम जब इसका माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में बायोकेमिकल चेंजेस क्या हैं, कि बायोकेमिकल चेंजेस क्या होता है, किस दौरान बायोकेमिकल चेंजेस देखा जाता है। यहाँ पे देखिए, बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग हेमोलिसिस। हेमोलिसिस के दौरान बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या मतलब दिखते हैं हमको। तो जैसे कि देखा जाए, पहला पॉइंट में लिखा गया है कि when the red cell are destroyed, जब आरबीसी टूटेगी तब आरबीसी टूटेगी और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा। तो जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा, आरबीसी टूट रही है, हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन दो पार्टों में टूटेगा, पहला हीम, दूसरा ग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन टूट गया तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है वह भी बता देता हूँ। जो ग्लोबिन है हमारा ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन चेन आर ब्रेकडाउन। जब ग्लोबिन का, उसके बाद जब ग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो अमाइनो एसिड मिलेगा। अमाइनो एसिड जो होता है यह इसका रीयूज हो जाता है या रीयूज मत करता है, या अमाइनो एसिड जो होता है या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेता है। ग्लोबिन का ब्रेकडाउन हुआ, अमाइनो एसिड मिला या अमाइनो एसिड मिला, उसके बाद में यह प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर लेता है। उसके बाद अब बचा हीम का क्या कार्य है। तो जो हीम है, हीम चेन जब यह ओपन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द हीम रिंग इज ओपन। जब हीम रिंग खुलता है या ओपन होता है, अप एंड द आयरन रिलीज। उसके बाद हीम रिंग से आयरन रिलीज होता है। यही आयरन जो होता है यह प्रोटीन से बाइंड कर लेता है, और ट्रांसफ्यूजन के रूप में फिर यह बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है, और न्यू आरबीसी फॉर्मेशन करता है। न्यू आरबीसी फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में और भी कई सारे बायोकेमिकल चेंज है, बस और भी कई सारे बायोकेमिकल चेंजेस हैं, बस जितना पता है उतना यहाँ पे है। उसके बाद में आज हमारा यह टॉपिक हेमोलिटिक एनीमिया का यहीं पर समाप्त होता है।